नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी क्लासिक कहानी की जो सुनने में तो सिर्फ दो बैलों की लगती है, पर असल में ये कहानी है उस दौर के भारत की आत्मा की, दोस्ती की, वफादारी की और सबसे बढ़कर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के जज्बे की। वाकई एक अमर दास्तान है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी दिलचस्प लाइन से होती है। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं कि क्या सीधा होना, क्या चुपचाप सब कुछ सह लेना बेवकूफ़ी है। यही एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी के लिए एक स्टेज सेट कर देती है। और हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सीधापन आखिर है क्या, ताकत या कमजोरी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। ये हीरा मोती हैं कौन और आखिर कैसी है उनकी दुनिया जहां से ये सारा का सारा संघर्ष शुरू होने वाला है। प्रेमचंद यहाँ जानवरों के स्वभाव पर थोड़ी फिलॉसफी करते हैं। वो कहते हैं कि गधा एक ऐसा जानवर है जो हर जुल्म चुपचाप सह लेता है, लेकिन बैल, हमारे हीरो, उनके अंदर विरोध करने की एक भावना होती है। और पता है, यही भावना उन्हें खास बनाती है। वो चुपचाप अन्याय सहने वालों में से नहीं है। तो ये हैं हमारे हीरो हीरा और मोती। अपने मालिक झूरी के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये शानदार बैल सिर्फ मेहनती ही नहीं थे, बल्कि इनके बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता था जो दोस्ती से भी कहीं ज्यादा गहरा था। आप कह सकते हैं वो भाई थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उन्हें बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो एक दूसरे के मन को एक मूक भाषा में, एक खामोश भाषा में पढ़ लेते थे। एक साथ खाना, एक साथ आराम करना, हर काम में एक दूसरे का साथ देना। सच कहूं तो ये दोस्ती की एक मिसाल थी। लेकिन उनकी ये शांत और खुशहाल दुनिया अब एक झटके में बिखरने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होता है उनकी आजादी के लिए पहला और शायद सबसे कठिन संघर्ष। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब झूरी उन्हें अपने ससुराल भेज देता है। अब हीरा और मोती को क्या पता, उन्हें तो यही लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी वफादारी का ये सिला क्यों मिला। तो झूरी के साले गया के घर पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो जाता है। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उन्हें भूखा रखा जाता है। लेकिन वो दोनों खाने को हाथ तक नहीं लगाते। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये उनकी वफादारी थी। एक तरह से कहे तो उनका सत्याग्रह था। और फिर रात के अंधेरे में वो एक ऐसा काम कर दिखाते हैं जो लगभग नामुमकिन था। वो मजबूत रस्सियां जिन्हें माना जाता था कि कोई तोड़ ही नहीं सकता, उन्हें वो अपनी पूरी दोगुनी ताकत से तोड़ डालते हैं। और सुबह होते होते वापस अपने मालिक, अपने झूरी के पास पहुंच जाते हैं। पर ये घर वापसी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उन्हें फिर से पकड़कर ले जाया गया और इस बार उनका सामना होने वाला था पहले से भी ज्यादा क्रूरता और नई नई मुसीबतों से। इस बार गया का व्यवहार और भी ज्यादा क्रूर हो जाता है। उन्हें पहले से भी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, खूब पीटा जाता है और अच्छा खाना तो छोड़िए, खाने में मिलता है सिर्फ सूखा बेस्वाद भूसा। ये सिर्फ भूख की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान पर सीधी चोट थी। लेकिन इस घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। उसी घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ भी घरवाले बुरा बर्ताव करते थे। वो हर रात चुपके से आकर दोनों को 2 रोटियां खिला जाती थी। और पता है, ये 2 रोटियां सिर्फ उनकी भूख नहीं मिटानी थीं। प्रेमचंद क्या खूब लिखते हैं। वो कहते हैं कि इससे दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब इस छोटी सी दयालुता ने उनकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक इमोशनल सपोर्ट था। तो उसी बच्ची की मदद से वो एक बार फिर भाग निकलते हैं। लेकिन आजादी की राह इतनी आसान कहाँ थी। जल्दी उनका सामना होता है एक विशाल आक्रामक सांड से, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराए बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। और यहीं पर उनकी समझदारी और एकता देखने लायक होती है। वो मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक आगे से हमला करता है तो दूसरा पीछे से। उनकी इस जबरदस्त टीम वर्क के सामने वो ताकतवर सांड भी टिक नहीं पाता और हार कर भाग जाता है। लेकिन उनका सफर उन्हें एक ऐसी जगह ले आता है जो किसी जेल से कम नहीं थी। ये उनके संघर्ष का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था, कांजी हाउस।
कांजी हाउस एक बहुत ही भयानक जगह थी। सोचिए, वहां कई जानवर बंद थे, कमजोर, बीमार, जिन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और वहां हीरा और मोती को दिन भर में खाने का एक तिनका तक नहीं दिया गया। पर यहाँ हीरा और मोती सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। नहीं, वो फैसला करते हैं विद्रोह का। पहले हीरा अपने सींगों से कच्ची दीवार को कमजोर करना शुरू करता है। फिर मोती भी अपनी पूरी ताकत से जुट जाता है और वो दोनों मिलकर दीवार तोड़ देते हैं। और सिर्फ खुद नहीं भागते, बल्कि वहां बंद बाकी सभी जानवरों को आजाद करा देते हैं। अब आता है इस कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट। हीरा की रस्सी बहुत मजबूत थी, वो भाग नहीं पाता। मोती चाहता तो आराम से भाग सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त को अकेला छोड़ के जाने से साफ इनकार कर देता है। वो सजा भुगतने के लिए हीरा के साथ वहीं रुक जाता है। यही तो है सच्ची दोस्ती। चलिए, अब हम कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच गए हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां वो मौत के मुंह से निकलकर घर की ओर एक आखिरी दौड़ लगाने वाले हैं। कांजी हौस की सजा के बाद वो बहुत कमजोर हो चुके थे, लगभग मरणासन्न हालत में। और तभी उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। और उन्हें खरीदता कौन है? एक डरावना कसाई, जिसकी आंखें लाल और चेहरा एकदम क्रूर था। ऐसा लग रहा था कि अब तो उनका अंत निश्चित है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कसाई उन्हें हाँकते हुए ले जा रहा था, उन्हें अचानक रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगा। अरे, ये तो वही रास्ता था जो उनके गांव जाता था। और बस ये एहसास होते ही उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी जैसे हवा हो गई और उन्होंने लगा दी घर की ओर दौड़। और वो सीधा सीधा अपने मालिक झूरी के थान पर आकर ही रुकते हैं। झूरी उन्हें देखकर खुशी से झूम उठता है। और जब वो कसाई उन्हें वापस लेने आता है ना, तो मोती पूरी हिम्मत से उसका सामना करता है और उसे खदेड़कर भगा देता है। आखिर में उन्होंने अपनी आजादी वापस जीत ही ली थी। और हम इस कहानी को इसी शक्तिशाली संवाद पर खत्म करते हैं। ये लाइनें हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या वाकई सीधेपन को दुनिया कमजोरी समझती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, फिर चाहे कोई कितना भी सीधा क्यों ना हो।